तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे दरोगा का, आज हमारा प्रैक्टिस 2 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न आप लोगों को हम पढ़ाए हुए थे और खूब अच्छा तरीका से बताए थे। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 1 और 2, सी में है केवल 2, डी में है 2 और 4। देखिए यहाँ पर जो आप सबसे पहले इसको देखेंगे, 1 में दिया है खेती हर मजदूर, 2 में है आपको साहूकार, 3 में है कृषक और 4 में है आपको जमींदार। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा साहूकार। केवल 2 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, साहूकार है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में देखिए खेती हर मजदूर भाग लिया था, इसके बाद आपको कृषक मतलब किसान भी भाग लिया था और जमींदार भी भाग लिया था, लेकिन कौन भाग नहीं लिया था, साहूकार। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि साहूकार का मतलब क्या होता है। समझ लीजिए, साहूकार का मतलब होता है जो लेनी देनी का काम करता है, जो रुपया को ऋण पर लगाता है, कर्ज पर लगाता है, उसी को कहता है महाजन या साहूकार। महाजन या साहूकार, बिल्कुल बात समझ गए। तो बताइए, तो 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया था, कौन सा भाग लिया था, खेती हर मजदूर, कृषक और जमींदार, ये भाग लिया था, जबकि साहूकार भाग नहीं लिया था। अब आपका अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा। बलि प्रथा तो आप लोग जानते ही हैं, ये मानव बलि प्रथा है। एक प्रथा तो आप जानते हैं कि जानवर का बलि दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर है मानव बलि प्रथा, है ना। मानव बलि प्रथा का मतलब हुआ जो मानव का भगवान के पास हम लोग बलि देंगे। तो आदि मानव सब जो था, अनुसूचित जनजाति सब, ये आपको बलि देता है। आप कहानी पढ़े होंगे कि जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले थे तो उनको आदिवासी पकड़ लिया था, और जब आदिवासी पकड़ लिया तो राजा को बलि देने के लिए जब जा रहे थे वो देवता को, अपने देवता को, जनजाति, तो उनका नियम था कि जिसका जो विकलांग होगा, जिसका कोई अंग कटा होगा, तो उसका बलि नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कहानी आप सुने होंगे, बचपन की ये कहानी है। आइए उसी कहानी से जुड़ा हुआ यहाँ पर है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मतलब मानव बलि प्रथा को रोकने के कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति, हम पहले बात बता दी आपको कि मानव का जो बलि दिया जाता था वो किसके द्वारा, जनजाति के द्वारा, है ना, एसटी के द्वारा। एसटी मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। जनजाति के द्वारा जो ये मानव का बलि प्रथा दिया जाता है, तो कहता है उसके निषेध के कारण से, निषेध का मतलब होता है उसको मना करने के कारण से। बात समझ में आ रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब अंग्रेज जो उसको मना किया ना, कहा कि नहीं ये नहीं होगा, मानव का बलि नहीं चढ़ेगा। जब अंग्रेज मना किया तो उसके विरुद्ध जो है ना, एक व्यक्ति थे जो जनजाति थे, वो लड़ाई करने के लिए उठ गए। और वो कौन जनजाति थे, तो याद रखिएगा, उन जनजाति का नाम है खोंड। क्या नाम है, खोंड था। अब वो समझिए, नाम ही इसका है बलि प्रथा। तो बलि में क्या होता है कि जैसे कभी खसी को बलि करते हुए देखे आप लोग, एक ही तलवार में खसी को क्या करता है, मुरी को खंड कर देता है। इसलिए याद रखिएगा कि मानव बलि प्रथा के विरुद्ध में ऐसे कौन से अंग्रेज, मतलब ऐसे कौन से जनजाति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध वो जो है सो संघर्ष जारी कर दिए थे। तो उस जनजाति का नाम बताइए, खोंड नाम है। खंड से याद रखिएगा, खंड से याद रखिएगा, बात समझ गए। तो बताइए कि 1857 की विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया था, साहूकार। कौन भाग नहीं लिया था, साहूकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें अध्यक्ष रहता है, संस्थापक रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, महिला अध्यक्ष है। कौन सा अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है। तो महिला अध्यक्ष का नाम जो है आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। वैसे भी देखिए महिलाएं लोग जो है थोड़ा ज्यादा बेसी बोलती है ना, तो बेसी बोलती है, इसलिए बेसेंट याद रखिएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना। और कहाँ पर हुई है, तो बम्बई में हुई। कहाँ पर हुई है, बम्बई में।
आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज, कौन समाज है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो किनके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। याद रखिएगा कि सत्य मतलब सत्य बोलने का काम कौन करेगा? ज्योति करेगा। इसलिए याद कर लीजिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले। और कब किए? तो 1873 ईस्वी में। कब किए? 1873 ईस्वी में। बिल्कुल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? जरा समझिएगा, होम रूल लीग की बात हम कर रहे हैं। किस लीग की बात कर रहे हैं? होम रूल लीग। होम रूल लीग की जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना में कौन शरीक नहीं थे? शरीक मतलब शामिल नहीं थे। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो शामिल थे। एनी बेसेंट जो थी जो कि शामिल थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ, एस सुब्रमण्यम ये भी आपको शामिल थे। जबकि HS ऑलकॉट जो है ये आपको शामिल नहीं थे। तो बताइए कि होम रूल की स्थापना जो हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये इतने लोग शामिल थे। जबकि HS ऑलकॉट जो है सो शामिल नहीं थे। किस लीग की बात कर रहे हैं हम लोग? होम रूल लीग की। कौन कौन शामिल था? और सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। और HS ऑलकॉट जो है वो शामिल नहीं थे। अब आपका अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता? कहने का मतलब उन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम का एकता इतना अच्छा देखा कि कहा कि वह पुनः 100 वर्ष में वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार, बोलिए खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया? खुदाई खिदमतगार की स्थापना आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। देखिए, खुदाई जो किसी जगह करेंगे तो बिल्कुल, तो खुदाई करेंगे तो उसमें से खान सबको हम लोग खुदा करेंगे। इसलिए यहाँ से आपको याद रखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किसने किया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसकी स्थापना है? खुदाई खिदमतगार की स्थापना। और जब किसी चीज को गाड़ेंगे तो एकदम गाड़ने के लिए पहले हम लोग फाड़ से ना उसको करेंगे। जैसे कॉल जो गराता है देखिएगा उसमें फाड़ रहता है, नहीं रहता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि पहले फाड़ लगा देंगे तो इसके बाद ना खुदाई करेंगे। जैसे JCB में सब एकदम फाड़ के जैसे धार रहता है बना हुआ। इसलिए खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आपका अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, बोलिएगा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो हुआ है वो कब हुआ है? बताइए। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस है? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। बोलिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। फिर से बोलिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। और इसका जो आपको गठन हुआ है वो कब हुआ है? तो इसका गठन देखिए 1927 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1927 ईस्वी में। बात समझ गए? आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा से संबंधित है ना? जरा समझिएगा प्रश्न को। बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिरसा मुंडा के गुरु थे आपको आनंद पांडे। बिरसा मुंडा का गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जी के गुरु कौन थे? आनंद पांडे जी थे। और ये भी एक जनजाति थे, याद रखिएगा, ये भी एक जनजाति थे। कौन? बिरसा मुंडा जी। और इनके गुरु जी का क्या नाम था? आनंद पांडे। आपका अगला प्रश्न है, 1866 से 67 के नील खेती हरो, 1866 से 67 के देखिए नील से कुछ याद आपको आ गया होगा। हम बताए थे कि नील, हाँ बिल्कुल, 3 कठिया प्रणाली पर चली थी। सही बात है, चंपारण आंदोलन में ना है। 1866 से 67 के नील खेती हरो के बिहार में हुए विद्रोह, बिहार में जो विद्रोह हुआ था नील खेती के विद्रोह में, कौन सा विद्रोह था? चंपारण का विद्रोह था ना, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में किया गया सबसे प्रथम आंदोलन था। बिल्कुल, प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि 1900
1917 ईस्वी में हुआ था। 17 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। 1866 से 67 के नील खेतीहरों में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो मतलब 1800 कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 1866 से 68 में जो नील की खेती के विषय में जो आपको विद्रोह हुआ है, यह विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ है? तो चंपारण जिला में। चंपारण जिले में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिल्कुल, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ है वो आपको 1931 ईस्वी में हुआ। बताइए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, बिजली की खपत का बिल। देखिए, बिजली जो आप लोग लगाए हुए हैं तो बिजली खपत होता है ना, तो उसका जो बिल आता है तो कहता है वो किसके मापन पर आधारित होता है? वो किसके मापन पर? तो देखिए, केवल वाट, जितना वाट यूज कीजिएगा उसके हिसाब से आपको बिल बन करके आएगा। ये कूट वाला प्रश्न जरा ध्यान दीजिए, केवल एक, यानी कि यहाँ पर ये एक हो जाएगा। यानी कि आपका जब जो बिजली बिल लेने के लिए आएगा ना, तो आप मीटर पर ध्यान देते रहेगा कि वो किस चीज को देख करके हिसाब बनाता है। तो वाट को देख करके कि कितना वाट खर्च हुआ है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के। बोलिए, वाट के मापन पर। आपका अगला प्रश्न है, हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस जो कि खासतौर पर पुलिस कभी कभी भीड़ को कम करने के लिए छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि हास्य गैस जो है यह आपको किसको हास्य गैस कहते हैं? बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस किसको कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस किसको कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड को कहेंगे। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बताइए आप लोग। N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो देखिए, सबसे भारी धातु जो याद रखिएगा यूरेनियम है, जिसको हम लोग यू से भी सूचित करते हैं। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। ठीक है, बताइए, तांबा का सूत्र क्या होता है? Cu। बिल्कुल, तांबा का संकेत Cu होता है। इसके बाद हम बात करें एल्युमिनियम का, तो संकेत क्या होता है? Al होता है। और चांदी का क्या होता है? Ag। यूरेनियम का क्या होता है? Al। यूरेनियम का U होता है। आपका अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। बताइए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बोलिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है उसमें 4 गो है तत्व। देखिए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड है। मतलब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बोलिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार। किसके अनुसार? वर्तमान प्रमाण के अनुसार। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? मतलब पृथ्वी पर जीव जो आए वो कब आए? बताइए। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो जीव आए हैं वो आपको 2 करोड़ वर्ष पहले आया था। मतलब पृथ्वी पर जो जीव मानव की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नहीं, जीव की जो उत्पत्ति, कोई भी जीव है ना, सबसे पहले जीव जो उत्पत्ति हुई 2 करोड़ वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले? 2 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिएगा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो हुई कब हुई है? 2 करोड़ वर्ष पहले। अब आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, मतलब सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सीकुआ। बोलिए, सीकुआ। हाँ बिल्कुल, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है? सीकुआ है। बात समझ में आ गया? अगर आपको ये प्रश्न नहीं याद रहे तो देखिए, सखुआ का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए याद रखिएगा। सखुआ से याद कर लीजिएगा सीकुआ। क्या याद रखेगा? सीकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सीकुआ। आपका अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में, आपका अगला प्रश्न है, किस वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन मिलता है? बताइए प्रश्न आप लोग। सबसे अधिक प्रोटीन किसे मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। और याद रखिएगा कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है।
सर मशरूम में भी होता है? हाँ बिल्कुल, मशरूम में भी होता है, लेकिन अगर सबसे अधिकतम की बात करें तो आपको सोयाबीन में ही पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। देखिए मृदा अपरदन के बारे में आपको एक बार पहले बता दें। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटना, और मिट्टी जो कटते हैं किस किस कारण से? जब वर्षा होती है, जब पेड़ पौधे हम लोग लगाएंगे तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ उसका जो है सो मिट्टी को जकड़ के रखेगा। तो इसलिए देखिए उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। जो मिट्टी जो वायु के द्वारा और जल के द्वारा जो कटता है ना, उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। यहाँ की मृदा अपन जो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? पेड़ लगा करके, यानी कि वन को रोपण करके, वन रोपण के द्वारा। किसके द्वारा रोपा जा सकता है? रोपण के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन सा है? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी जो है वो आपको कीवी पक्षी है। कौन सी पक्षी है? कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन सा है? कीवी। कीवी पक्षी है। अब आपका अगला प्रश्न है समुद्र नीला प्रतीत होता है, मतलब समुद्र देखने से कैसा प्रतीत होता है? नीला। समुद्र आपको नीला प्रतीत होता है। क्यों होता है प्रतीत? तो प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बोलिएगा जरा। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है। आपका अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात्रि में, मतलब क्या हुआ कि जिस रात्रि में खूब तेज हवा चलती है उस समय की बात हो रही है, ओस नहीं बनती है। क्यों बताइए? ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। तेज हवा वाली जिस रात में हवा खूब बहती है ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, अर्थात वाष्पीकरण जो मतलब होता है, वाष्पीकरण की दर रेट जो होती है ना बहुत तेज होती है। इस चीज को याद ही रख लीजिए कि तेज हवा जिस रात में चलती है उस समय आपको ओस बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन वाष्पीकरण की दर जो होती है वो अत्यधिक तेज होती है। आपका अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताइए। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है, क्योंकि अगर पुष्प नहीं होगा तो उसमें से फल नहीं होगा, और जब फल नहीं होगा तो उसमें से बीज नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा माना जाता है? पुष्प को याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधे के लिए जो है वो पुष्प है, यानी कि फूल है। क्या है? फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिस्क। आर्कियोप्टेरिस्क बोलिए। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह क्या है? तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है आपको जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। एस्पिरिन क्या है? देखिए डिस्प्रिन गोटी आप लोग खाते होंगे, अब चलना बंद हो गया है, खराबी करता था डिस्प्रिन। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है एंटी पीरेटिक है। एस्पिरिन जो है वो क्या है? ऐसे एस्पिरिन ऐसे एंटी पीरेटिक याद रखिएगा। एस्पिरिन क्या है? तो एंटी पीरेटिक है। आपका अगला प्रश्न है अपमार्जक क्या है? तो देखिए अपमार्जक जो है सर्फ को अपमार्जक कहा जाता है, याद रखिएगा। डिटर्जेंट भी उसको कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक को क्या कहेंगे? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक को क्या कहेंगे? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक को क्या कहेंगे? शोधन अभिकर्ता कहेंगे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या निकालता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा कण, बोलिए बीटा कण और गामा कण। अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ क्या क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को जानते हैं ना, व्हेल मछली या डॉल्फिन मछली। तो डॉल्फिन मछली जो है वो स्तनी है, मतलब उसके पास ब्रेस्ट होता है, छाती होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। याद रखिएगा डॉल्फिन जो है वह आपको ये है स्तनी है। बात समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न फंसाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम आप क्या है? बताइए। ये प्रश्न खूब अच्छा से समझाए थे जब पारिस्थितिक चैप्टर पढ़ाए थे, तो अच्छा से समझाए थे कि भेड़ और बकरी यदि हम खाते हैं तो हम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता की द्वितीय उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता। सही बात बताए आप, द्वितीय उपभोक्ता है हम लोग। यदि हम मांस खाते हैं तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न में 180 सीढ़ियों, ये मैथमेटिक्स है, इसका आंसर 10 है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर में जो कि मैथमेटिक्स है, इसका भी आंसर 80 दिया हुआ है, जो कि आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 32 नंबर में भी मैथमेटिक्स है,
इस तरह से 32, 33, 34 ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसलिए हम इसको छोड़ करके चलते हैं आगे। भतीजी है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है। ठीक है, तो ग्रीन पीस जो है आपको पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। याद रखिएगा कि ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपका अगला प्रश्न है समस्त विश्व में चीतों का सर्वाधिक आबादी भारत में है। याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीता की आबादी कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है ना। और इसकी अनुमानित संख्या जो है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी भारत में है और इसकी अनुमानित संख्या की यदि बात करें तो भारत में लगभग 6000 है। याद रखिएगा, कितना है, 6000 है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा चीता कहाँ पर है, भारत में ही है। अगला प्रश्न है साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, साफ्टा का पूर्ण रूप जो है आपको साउथ एशिया प्रीफेरेंशियल बोलिए, प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलिए, साउथ एशिया प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। बात समझ गए, ये साफ्टा का पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हड़प्पा में, ये प्रश्न आप लोग बताइएगा। हड़प्पा का चैप्टर पढ़ा दिए खूब अच्छी तरीका से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, किस बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था, चलिए पढ़ाई तो आप लोगों को कुछ फायदा लग रहा है। आपका अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, बताए थे। 1/10। बिल्कुल, ये पढ़ाए हुए थे आपको। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 है। क्या है, 1/6 है। बात समझ में आ रहा है, 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 थी। आपका अगला प्रश्न है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी, ये तो क्लियर हो चुका था। बराबर की गुफाओं का उपयोग है ना, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है, तो आजीविकों ने, किसने, आजीविकों ने किस गुफाओं का उपयोग किया था, बराबर की गुफाओं का उपयोग, किस गुफाओं का उपयोग, बराबर की गुफाओं का उपयोग किस गृह के रूप में किया था, आश्रय गृह के रूप में किया था। और किसने किया था, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नगरों का क्रमिक पतन है ना, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो याद रखिएगा गुप्त काल की विशेषता है कि आपको गुप्त काल में नगरों का एक के बाद दूसरे नगर का क्रमिक पतन होते चला गया है ना। नगर का क्या हुआ, क्रमिक रूप से, यानी कि लगातार जो है सो क्रमिक पतन होते चला गया। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, नगरों का क्रमिक पतन जो है ना सो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्त काल की। किस काल की है, गुप्त काल की। प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी, क्या नाम है, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, फिरदौसी से। किससे था, फिरदौसी से। बिल्कुल, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो फिरदौसी से। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, बताइए, है ना। कहता है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि से सम्मानित करने वाला जो अंग्रेज था वो देखिए सर टॉमस रो। कौन थे, सर टॉमस रो। तो इनको कैसी उपाधि दी गई थी, खान की उपाधि। किसने दी थी, जहांगीर ने। किसने दी थी। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। कौन सा सिंहासन है, मयूर सिंहासन है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट जो था वो आपको मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट यदि पूछे तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और मोहम्मद शाह को क्या कहता है, रंगीला। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, बताइए 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ है। तो 1856 ईस्वी में धार्मिक असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेशन। कौन कौन सा कानून है, धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन। बात समझ में आ गया, सती निषेध रेगुलेशन। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। कब हुई है? 1774 ईस्वी में हुई है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखिए, ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने की बात करें तो उसको परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 10 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 10 करोड़। अगला है आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं तथा अक्रिस्टलीय भी होते हैं। याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो क्रिस्टलीय भी होते हैं और अक्रिस्टलीय भी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? ठीक है, तो पतन नगर जो है आपको कौन कौन सा है पहले वो पढ़ेंगे। देखिए, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, ये है आपको। न्यूयॉर्क जो है ये भी है आपको, लंदन भी है। जबकि कैनबरा जो है यह नहीं है। और याद रखिएगा कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और पेरिस की राजधानी आपको लंदन है, याद रखिएगा। ठीक है, और टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी है? जापान की। तो कौन सा पतन नगर नहीं है? बताइए। कैनबरा जो है वो पतन नगर नहीं है। अगला है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना है? तो संपूर्ण भूमि का 33%। यानी कि आपका जो वातावरण है वह संतुलित किस तरह से रहेगा उसके लिए तो हम लोग सोचेंगे। तो याद रखिएगा संतुलित जो रहेगा उसके लिए आपको कम से कम 33% वन अपने वातावरण में लगाना ही पड़ेगा। इसलिए है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? तो संपूर्ण भूमि का 33%। अगला है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा विश्व में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में, है ना, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन विश्व में अग्रणी है? तो याद रखिएगा कि पत्थर के कोयले के भंडार में चीन जो है वो विश्व में अग्रणी है। और चीन की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग? चीन की राजधानी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? चलिए कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। आगे है भारत के चावल के कटोरे किसको कहा जाता है? तो देखिए, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। याद रखिएगा कि अगर चावल खरीदना होगा तो कृष्णा के यहाँ पर चले जाएंगे और कृष्णा के चावल किस में लाएंगे? कटोरा में, गोदी में लाएंगे। गोदी में लाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आगे जो प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है तो इसका आंसर आपको केवल एक हो जाएगा, साफ आकाश से। यानी कि मानसून का निवर्तन जो इंगित होता है कहाँ से? साफ आकाश से। मानसून का निवर्तन जो होता है इंगित वो कहाँ से होता है? साफ आकाश से होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो कौन सी है? आपको गंगा हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा हिमनद जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रुनडून। याद रखिए, क्या है? रुनडून है। अगला प्रश्न है, मरमागाओ पतन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मरमागाओ पतन जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में। कौन सा पतन है? मरमागाओ पतन। कौन सा पतन है? देखिए, मरमागाओ गाँव तो गोवा, इसलिए मरमागाओ पतन कहाँ पर है? गोवा में। अगला है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है ना, कहाँ पर है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है मत्स्य उद्योग। मत्स्य मतलब मछली उद्योग कहाँ पर है? तो अपतट में है। कहाँ पर है? अपतट में है। ठीक है, अपतट में। ठीक है। अगला है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई? बिहार में पहली चीनी मिल जो है आपको मोतिहारी में स्थापित की गई। याद रखिएगा, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मोतिहारी में। कहाँ पर स्थापित की गई है? मोतिहारी में। अगला है, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है
आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो केवल 2 इसका आंसर यानी कि हजारीबाग से। बताइए कि अभ्रक कहाँ से उत्पादन होता है? हजारीबाग से। हजारीबाग से। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या न हो सके? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। देखिए, मंत्री परिषद जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मतलब यदि किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा लेना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्ष अगर त्याग पत्र लेना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ध्यान रखिए, यहाँ न राष्ट्रपति को है, न उपराष्ट्रपति को हो, न ही उच्चतम न्यायालय को हो, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सार्वभौम सत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी तथा गणतंत्र, ये क्रम जो है आपको सही है। जब आप प्रस्तावना निकालिएगा, प्रस्तावना जो होता है ना, सरकारी स्कूल की किताब में दिया रहता है, तो प्रस्तावना को पढ़िएगा तो देखिए इसी तरह से होगा। उसमें सार्वभौम सत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब उल्टाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा क्रम सही है। तो ये सही है, सार्वभौम सत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी तथा गणतंत्र। ये बिल्कुल इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग तो पूरी प्रस्तावना ही याद किए हुए थे, आप लोग ही मिडिल स्कूल में करवाया गया होगा तो याद किए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ये जो आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन जो किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, जो कि अभी कौन है? मोदी जी। तो इसका मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? मोदी जी हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद भारत ने सबसे अधिक प्रगति की है। भारत ने सबसे अधिक जो प्रगति की है किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। देखिएगा, 1947 ईस्वी के बाद किसका उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है? गेहूं का उत्पादन। और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किनके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। बिल्कुल, आकलन कहे या संकलन कहे बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। देखिए, अल्प विकसित का मतलब ये पूरा विकसित अभी नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? भारत विकासशील है, विकसित देश नहीं हुआ है, इसलिए उसको अल्प विकसित कहा जाता है। ठीक है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम। ठीक है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है यहाँ ऑप्शन में 2, 3, 4, यानी कि क्योंकि
तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, सही बात है। अब एक व्यक्ति है और उसको अगर 10-10 बच्चा हो, 12-12 बच्चा हो, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ ही रहा है ना। इसलिए याद रखिएगा कि भारत जो है अल्प विकसित देश है। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके कारण से अल्प विकसित है कि नहीं। इसके बाद कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, यानी कि भारत के लोग जो है ना वो कृषि पर अधिक निर्भर है। तो खेती बाड़ी से जो ज़्यादा उपज होता नहीं, जो ज़्यादा उसको पैसा होगा, जब उपज ज़्यादा नहीं होगा तो वह विकसित भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह देश के लिए कुछ करेगा ही नहीं। उसके बाद है 4 नंबर, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, यानी कि भारत में, देश में जो है आपको न फैक्ट्री है, जब फैक्ट्री नहीं रहेगा तो फिर उद्योग कहाँ से चलेगा, जब फैक्ट्री नहीं रहेगा तो फिर काम कहाँ से चलेगा, जब काम नहीं रहेगा तो व्यक्तियों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसलिए जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो देश के लिए क्या करेगा, अपने लिए भी नहीं कुछ कर पाएगा, तो देश के लिए वो क्या करेगा। तो औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आप उत्तर हम लोग चयन कर चुके हैं। यहाँ इसका आंसर 3 गो था। एक था तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, दूसरा कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, और चौथा था औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। मतलब कि उद्योग की जो उन्नति हो रही है वो एकदम धीरे धीरे हो रही है। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में, किसमें? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित दायित्व। किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित दायित्व। यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं, बताइए आप लोग पहले? मिश्रित कहते हैं। तो मिश्रित क्यों है? क्योंकि मिश्रित इसलिए उसको कहा गया क्योंकि उसमें सरकार का भी अधिकार है और किसी निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है, दोनों का अधिकार उसमें सम्मिलित है। और जिसके कारण से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, संयुक्त मतलब मिला हुआ। अब है आपको बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है, बताइए? बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी। बिहार में जो कृषि करते हैं लोग तो वो केवल एक इसका आंसर यानी कि जीवनदायी है। यानी कि बिहार के अधिकतर लोग जो है वो कृषि पर ही आधारित है, जिसके कारण से उनके लिए एक जीवनदायी महसूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? आगे है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ठीक है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जिला विकास पदाधिकारी क्या होता है? जिला विकास पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। आगे है, बिहार में राजगीर, ठीक है, बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज, ग्लास का मतलब क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। ग्लास ब्रिज वाला नेचर सरकार सफारी पार्क है ना, नेचर मतलब प्राकृतिक है ना, सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। तो कब किया था? 26 मार्च 2021 ईस्वी को। कब किया था? 26 मार्च 2021 ईस्वी को। इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए। बिहार में राजगीर में ग्लास ब्रिज, ग्लास का मतलब होता है आपको शीशा, ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी कि शीशा का पुल वाला नेचर सरकारी पार्क, सरकारी नहीं सफारी पार्क का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और कब किया था? 26 मार्च 2021 ईस्वी को। 29 सितंबर 2021 को नजला बोर्डेन रोमधाने को किस अफ्रीकी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने बनाया था? फिर से समझिए, 29 सितंबर 2021 को नजला बोर्डेन रोमधाने को किस अफ्रीकी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया था? तो ट्यूनीशिया। कौन सा देश? ट्यूनीशिया। याद रखिएगा, ट्यूनीशिया जो है वह एक देश का नाम है। किसका नाम है? देश का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की टीम फरवरी 2021 में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश की टीम फरवरी 2021 में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? तो पाकिस्तान। याद रखिएगा, कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो बताइए कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की समाप्ति के बाद इसके दूसरे चरण की अवधि कौन सी है? तो याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है कि पहले चरण की समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण की अवधि क्या है। यानी कि ग्रामीण इलाका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत
ये अनुमान रखा गया है कि 2024 से 25 में हम स्वच्छ भारत अभियान बना करके रहेंगे। 25 तक का ये आपको ये क्या लिया हुआ है, अपना एक टारगेट लिया हुआ कि हमको 25 तक पूरे भारत को स्वच्छ कर देना है, स्वच्छ बना देना है। तो इसलिए याद रखिएगा, पहला जो है आपको, पहला जो था उसके बाद पूछ रहा है कि पहला का समाप्ति का दूसरा चरण जो शुरू हुआ है, तो दूसरे चरण की अवधि क्या से क्या थी, तो 2021 से लेकर के 2024-25 तक, 2024-25 तक, मतलब 21 से शुरू हुआ है उसका, 20-21 से शुरू हुआ है, और उसका टारगेट है कि हम 24-25 तक खत्म कर देंगे, पूरे स्वच्छ कर देंगे। किसको? भारत देश को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको कथन 1 में दिया है, ग्रेमी पुरस्कारों को संगीत जगत का ऑस्कर कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ग्रेमी पुरस्कार याद रखिएगा कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में, ये पहले आप याद रखिएगा, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। या ग्रेमी पुरस्कारों को संगीत जगत का ऑस्कर कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे है आपको 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में वितरित 63वें ग्रेमी पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक 4 ग्रेमी पुरस्कार पॉप सिंगर वियांस को प्राप्त हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और आगे जो है आपको 3 में 63वें ग्रेमी पुरस्कारों के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रेमी फोकलोर यानी कि टेलर को मिला है। तो ये भी आपको सही है बिल्कुल। और 4 जो है ये आपको गलत है। उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, ये आपको गलत है। बात समझ गए? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो ये तीसरा भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये तीसरा नहीं स्क्रीन पर आ सका था, इसलिए देख लीजिए। 63वें ग्रेमी पुरस्कारों के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रेमी फोकलोर है ना को मिला था। बात समझ गए? 4 जो आप देख रहे हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको गलत है। अगला है आपको संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में मार्च 2021 में 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एक बार प्रश्न को पुनः समझिए। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना है ना, और याद रखिएगा वायुसेना को अंग्रेजी में हम लोग एयरफोर्स कहते हैं, कि मेजबानी में मार्च 2021 में 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ था? तो डेजर्ट फ्लैग 6। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या आंसर? मल्लिकार्जुन खड़गे। फरवरी 2021 में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। अगला है आपको, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आपको, सही कूट को अंकित करना है। सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में वर्ष 1819 में फलों का उत्पादन और मिलियन टन में है। मतलब इस राज्य समय ये ABCD में जो 4 गो राज्य है, इसमें फल का उत्पादन 2018 से 19 में कितना टन हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में जो फल का उत्पादन हुआ है आपका अगला प्रश्न है, ये गुजरात में जो आपको फल का उत्पादन हुआ है 2018 से 19 में, 2018 से 19 में है कि नहीं? देख लीजिए यहाँ पर 10.65 मिलियन टन, 10.65 मिलियन टन। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10.82 मिलियन टन। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो 9.23 मिलियन टन। और वहीं बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो हुआ है 17.61 मिलियन टन। 2018 से 19 में सबसे अधिक फल का उत्पादन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश। 17.61 मिलियन टन उत्पादन हुआ है 2018 से 19 में। बताइए गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आपको, सही कूट अंकित करना है। लिखा है सूची 1, उसमें पुरस्कार और अवार्ड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पुरस्कार या सम्मान का नाम दिया गया है। ठीक है। और वहीं हम बात करें सूची 2 में, तो आपको पुरस्कृत व्यक्ति का नाम दिया गया है कि यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ जो है आपको फेमिना मिस इंडिया 2020, फेमिना मिस इंडिया 2020 जो है, यह आपको यहाँ फेमिना मिस इंडिया 2020 जो है आपको ये पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भुडारी
डॉक्टर राजेंद्र कुमार। फेमिना मिस इंडिया 2020 जो है यह पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? तो ये मिला है आपको 4 नंबर जो है, एक आचार हम लिख दिए हैं, मनासा वाराणसी फरवरी 2021, यानी कि मनासा वाराणसी नाम का एक व्यक्ति था और उनको फरवरी 2021 में पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? फेमिना मिस इंडिया 2020। बात समझ गए। अगला है महावीर चक्र। महावीर चक्र का जो आंसर है ये 2 नंबर में, जो कि 2 नंबर में आप देख रहे हैं, कर्नल वी संतोष बाबू। क्या नाम है? कर्नल वी संतोष बाबू। और इनको पुरस्कार मिला है जनवरी 2021 में। कौन सा पुरस्कार? महावीर चक्र। महावीर चक्र 2021 का पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला है? कर्नल वी संतोष बाबू, जो कि जनवरी 2021 में मिला है। चलिए आगे बात करते हैं एलन बॉर्डर मेडल पर। एलन बॉर्डर मेडल 2020 से 21 ये पुरस्कार जो मिला है ये किनको मिला है बताइए? ये मिला है 3 नंबर, यानी कि ये स्टीव स्मिथ को, जिनको फरवरी 2021 में मिला है। आइए बात करते हैं सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, जो कि आपको मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भुडारी, जो कि जनवरी 2021 में मिला है। ये सब पुरस्कार का नाम था और ये पुरस्कृत व्यक्ति का नाम था। 31 मार्च 2021 को किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो याद रखिएगा 31 मार्च 2021 की बात हो रही है, करंट प्रश्न है, इसको करंट कहा जाता है। किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो नगर निगम गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद। बात समझ गए। गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है आपको निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है ना? हाँ, ये चीज़ आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, ये पूछा हुआ था एक बार भारत पेट्रोलियम के एग्जाम में। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, पीडीएफ हम लोग बोलते रहते हैं मोबाइल पर कि पीडीएफ बना करके भेजो। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट बोलिएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है। तकनीक के विकासकर्ता कौन है? तो इसके विकासकर्ता जो है ये चार्ल्स चक गेस्की था। यही चार्ल्स चक गेस्की जो था वो पीडीएफ बनाने का मतलब आपको आविष्कार किया था, याद रखिएगा। और जिनका निधन हो गया है फिलहाल में 2021 में, अप्रैल 2021। बिल्कुल अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया है। तो बताइए पीडीएफ का फुल नाम क्या होगा? पोर्टेबल डी से डॉक्यूमेंट्स, एफ से फॉर्मेट। देखिए पीडीएफ पोर्टेबल है ना, डी से डॉक्यूमेंट्स और एफ से फॉर्मेट। याद हो गया। इनका निधन कब हुआ? अप्रैल 2021 में हुआ। उनका नाम क्या था? चार्ल्स चक गेस्की। चार्ल्स चक गेस्की। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कृति नहीं है, जिसका 81 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया? तो कर्फ्यू में शहर। याद रखिएगा, कर्फ्यू में शहर जो है यह एक कृति का नाम है, यानी कि यह एक लेख का नाम है। और इस लेख के लेखक जो है, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सी कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कृति नहीं है, जिसका 81 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया? तो याद रखिएगा कर्फ्यू में शहर। ठीक है। आगे है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको आप लोग जानते होंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम आपको जरूर पता होगा, पढ़ाए थे, नासा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? नासा कौन सा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां से अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भर कर इतिहास रच दिया? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जा रहा है? तो इंजेन्यूटी। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? अप्रैल 2021 में किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? तो केट स्नेइडर को। किसको? केट स्नेइडर को। अगला है प्रसिद्ध कव्वाल फरीद साबरी, जिनका 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? यहाँ पर बिल्कुल ये सिंपल ये याद रखिएगा कि फरीद साबरी का निधन किस शहर में हुआ है? तो जयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। जयपुर किस देश, किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली घोषित किया? तो जगह का नाम है अंजनाद्री। क्या नाम है? अंजनाद्री। लखनऊ के इतिहास को अपनी कलम से लिपिबद्ध करने वाले किस इतिहासकार का निधन 12 अप्रैल 2021 को 82 वर्ष की आयु में हुई है?
योगेश प्रवीण, क्या नाम है? योगेश प्रवीण। योगेश प्रवीण की निधन हो गए हैं आपको 12 अप्रैल 2021 ईस्वी को। और कितने वर्ष की उम्र में हुई है? 82 वर्ष की उम्र में हुई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फील्ड एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग बाफ्टा भी कहते हैं, यह पुरस्कार के तहत फिल्म माँ रेनीज ब्लैक बॉटम, माँ रेनीज ब्लैक बॉटम, फिल्म का नाम क्या है? माँ रेनीज ब्लैक बॉटम ने तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते थे? तो 2 पुरस्कार जीते थे। कितने पुरस्कार? 2। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीती थी? तो न्यूजीलैंड। किस देश की टीम जीती थी? न्यूजीलैंड। ठीक है, क्रिकेट की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो है वो किस देश की टीम ने जीती थी? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, जिसको कुलपति को अंग्रेजी में चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। तो उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति एडिल गिब हुरून की शताब्दी की दानवीर परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। याद रखिएगा कि आपको टिस्को कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो वही जमशेद जी टाटा ने किया था। जमशेदपुर झारखंड में है, याद रखिएगा। आगे है, नेटरेक्स उच्च गति वाला ट्रैक। ठीक है, नेटरेक्स का फुल फॉर्म देख लीजिए। नेटरेक्स का फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द हाई स्पीड ट्रैक, जिसको हम लोग HST कहते हैं। HST का फुल फॉर्म बताइए। हाई स्पीड ट्रैक। HST का फुल फॉर्म हाई स्पीड ट्रैक, जो एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां ट्रैक है। निम्नलिखित में से किस शहर में निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है आपको इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में इंदौर है। इंदौर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भारत में। इंदौर कहाँ पर है? भारत में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो संपोषणीय विकास लक्ष्य यानी कि SDG। संपोषणीय विकास लक्ष्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? SDG। 2 भूखमरी को समाप्त करना था, इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना था, और पोषण सुधार तथा सतत कृषि का प्रोन्नयन करना था। बात समझ गए? अगला है आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, 30 जून 2021 को निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे कम आयु का शतरंज खिलाड़ी शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर बना था? तो उसका नाम है GM अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम है? GM अभिमन्यु मिश्रा है। अगला प्रश्न है आपका, आमतौर पर अति ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में तापमान 49.5 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया? तो कनाडा। याद रखिएगा, किस देश में? कनाडा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।